Hello everyone, welcome back to iPick by Sonish. So first of all, a very happy Diwali to all of you. आपका जीवन और उज्जवलमय हो और आपके जीवन में खुशी हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो हमारा जो डिस्कशन था वो पेज 6 तक हो चुका था, काइनेमेटिक्स 1 पीडीएफ का। तो जो पहली बार आए हैं तो आई बटन में आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स के बारे में एवरी डिटेल्स आर देयर। सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो 7th और 8th पेज में जो क्वेश्चंस थे दे आर बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। तो फर्स्ट पेज में जो प्रॉब्लम थे 7 पेज में, तो वो सारे बहुत आसान थे। तो डिस्कस मैं सब तो नहीं करूंगा, फिर भी देखते हैं। तो हिंट देता जाऊंगा मैं, जिनका भी नहीं बना तो वो उस हिंट को यूज करके क्वेश्चन को बना लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि a river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank, and how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank. तो ये वही प्रश्न है, क्योंकि इसको तो डिस्कस करना उचित नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला रटाया जाता है। मतलब ये पूरा प्रॉब्लम ही रटाया जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू रीच द ऑपोजिट साइड। तो उसमें हमें देखा जाता है कि परपेंडिकुलर जंप करना होता है, तभी मिनिमम टाइम में आप ऑपोजिट साइड में पहुंच पाते हो। तो वो सेम प्रॉब्लम यही है। तो जैसे परपेंडिकुलर जंप किया, रिवर वेलोसिटी ऐसे है, तो इसको कैसे करना है। तो ये रेगुलर कोर्सेज में होता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम भी नहीं पता तो उनको बेसिक्स ही नहीं मालूम इसका मतलब, तो वो इसको खुद ढूंढेंगे उनके नोट्स में, कॉपी में, या उनके जो बुक्स हैं उनमें। तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने हिंट दे दिया कि ये वो सेम प्रॉब्लम है जहाँ मिनिमम टाइम यूज़ होता है। मिनिमम टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, और वेलोसिटी तभी मैक्सिमम होता है जब आप परपेंडिकुलर जंप लेते हो। अगर थोड़ा भी आप एंगल से जंप लेते हो तो वो एंगल के कारण वेलोसिटी घट जाता है, इसलिए टाइम बढ़ जाता है। तो सो फॉर लीस्ट टाइम यू हैव टू जंप परपेंडिकुलरली। तो इतना हिंट काफ़ी है, बाकी आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स है एकदम। स्नो इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल डू द snowflakes appear to be falling as viewed by the driver of a car traveling on a straight level road with a speed of 50 km per hour? तो ये जितने प्रॉब्लम्स है ये वेक्टर ट्राइंगल से होने वाले प्रॉब्लम्स है। तो वेक्टर ट्राइंगल्स का जो फॉर्मूला था, आई थिंक एवरीवन रिमेम्बर दैट। तो मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने लास्ट क्लास की जो डिस्कशन थी वहाँ पे भी मैंने बताया था ये फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to reference frame plus velocity of that reference frame with respect to ground। ये हमारा फॉर्मूला था। तो आई थिंक एवरीवन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। और कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि वेलोसिटी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। तो आई डोंट प्रेफर दिस, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल्स पता नहीं चलता, एंड इसमें पूरी क्लैरिटी के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस। एक ही चीज़ ही लिखा हुआ है, डिफरेंस दोनों में है नहीं, परंतु
प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको ही यूज़ करना मैं प्रेफर करता हूँ। तो सारे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे वो सारे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्नो फॉलिंग मतलब वेलोसिटी ऑफ स्नो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्नो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी दिया गया है। आपको निकालना सिर्फ ये है वेलोसिटी ऑफ द स्नो विद रिस्पेक्ट टू द कार, आपको सिर्फ ये निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ द स्नो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी velocity of the snow with respect to the car is the moving reference frame, and velocity of the car with respect to the ground। तो इसको जब हम वेक्टर ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि अगर इस क्वेश्चंस के एंगल ऑफ व्यू से मैं दिखाऊं तो 8 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, जो कि ये है वेलोसिटी ऑफ स्नो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का। अब ये भी बताया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, तो और एक वेक्टर चाहिए जिसका रिजल्टेंट ये हो, तो वो वेक्टर ये होगा, है ना। सॉरी ये नहीं, गलत बना दिया। इसको रिजल्टेंट बनाना है तो कैसे करना होगा, अच्छा ठीक है, इसको इधर मूव कर दो तो ये हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो इस एंगल पे ये जो एंगल बना रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, इसी एंगल को आपको निकालना होगा। तो आई थिंक यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, मैंने हिंट दे दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये रटाया फॉर्मूला है, इसको तो डिस्कस एकदम भी नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, a ship A traveling due east at 10 km per hour and at 9 am is 30 km southwest of another ship B. If B travels at 15 km per hour so as to intercept A, calculate the direction in which B must travel। तो ड्राइंग बनाते ही आपको सब कुछ पता चल जाता है, फिर भी डिस्कस कर देते हैं इस प्रॉब्लम को। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कुछ अब बना लो। तो जो आपका शिप है वो, इसको मान लेते हैं ए शिप। ओके, शिप का डायग्राम मिल जाए तो और अच्छा है, देखते हैं। रुको, शिप इससे ही काम चला देंगे। ओके, देखा, आई थिंक दिख गया। ओके, ये तुम्हारा शिप है। नाउ it is traveling with 10 km per hour in the east direction and at 9 am is 30 km southwest of another ship B। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट west south, this is southwest at 45 degree, so it is at 45 degree of that B ship, so the B ship must be situated at this here, alright। क्योंकि अगर इसको
साउथ वेस्ट होना है तो इसी तरफ रहना पड़ेगा ना, अगर इधर रहता है थोड़ी साउथ वेस्ट होगा। तो इससे साउथ वेस्ट में है, मतलब 45 डिग्री एंगल पे है। तो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 degree. Now it is said that if B travels at 15 km per hour, so B is traveling 15 km per hour, but इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है और उसी को हमें मालूम करना है। तो हम मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए फिर डायग्राम, अच्छा ये ऐसे ही बना देते हैं। चलो ये है तुम्हारा सी बी, तो इधर ट्रैवल करेंगे। तो इट इज़ द एंगल, जो भी एंगल मानना हो मान लो, जैसे मैंने इसको एंगल माना, दिस इज माय थीटा, और जिसको भी थीटा मानना है मान लो। मैंने माना ये है थीटा मेरा, तो मैं 45 माइनस थीटा कर दूंगा जब इस एंगल को निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस भी मुझे गिवन था 30 किलोमीटर। अब क्या करना है कि जब यहाँ पे बोला है इंटरसेप्ट करना है, मतलब दोनों शिप एक ही जगह एक ही स्थान पे वो मीट करेंगे एक दूसरे को। तो जब मीट करेंगे मतलब ये शिप सेम टाइम पे, मान लो कि टाइम टी है, तो टी टाइम पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आएगा, शिप बी भी उसी टी टाइम इंटरवल पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नाउ ये डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि वो टी टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आएगा और मीट करेगा शिप ए को। नाउ अगर तुम्हें बोला जाए कि निकालो, तो बहुत आसान है। कुछ लोगों को याद होगा लामीज थ्योरम, याद है कि नहीं? कुछ लोग तो पूरा भूल ही गए हैं, ऐसा कुछ होता था क्या? लामी याद ही नहीं आ रहा। साइन रूल का एक ऑल्टरनेट वर्जन था फॉर वेक्टर्स, जो कि था लामीज थ्योरम। तो याद नहीं हो तो खुद जाके चेक कर लेना। तो यूजिंग लामीज थ्योरम ओवर दिस ट्राइंगल, तो तुम उसको कर सकते हो। लामीज थ्योरम कहो, साइन रूल कहो, साइन लॉ कहो, कुछ भी कहो। तो 10t ओवर द ऑपोजिट एंगल sin theta is equals to 15t over the opposite angle sin 45। अब sin 45 वैल्यू पुट करके sin थीटा निकाल लेना। और सेकेंड पार्ट जो था टाइम इट टेक्स व्हेन द इंटरसेप्शन टेक्स प्लेस, ये भी तुम कर पाओगे क्योंकि sin थीटा निकल गया है। अब वेलोसिटी निकालना, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, तुम ये पार्ट तुम खुद करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, motorboat going downstream overcome a raft at point A. 1 hour later it turned back and meet the raft again at a distance 6 km from point A. Find the river velocity। तो ये मान लो रिवर है, दिस इज माई रिवर। तो दिस इज माई राफ्ट एंड दिस इज माई मोटर बोट। तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब विद रिवर वेलोसिटी फ्लो कर रहा है। तो रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है एंड जो राफ्ट है वो रिवर वेलोसिटी के साथ ही फ्लो कर रहा है, मतलब इसका खुद का कोई वेलोसिटी नहीं है। एंड मोटर बोट ए पॉइंट पे इसको पहली बार ओवरटेक करता है, दिस इज ए पॉइंट, एंड 1 hour later it turned back and made the raft again at a distance 6 km from point A। तो ये जाता गया एंड 1 घंटे बाद ये फिर से लौट के आया। तो इस बार जब ये लौट के आया तो इसने इसको 6 किलोमीटर दूर मीट किया, पॉइंट ए पे मीट नहीं किया। बिकॉज ऑफ द रिवर वेलोसिटी ये राफ्ट कुछ दूरी चल चुका होगा। तो
हमें नहीं पता कितनी दूरी गया होगा ये, लेकिन ये रिवर वेलोसिटी के साथ ही फ्लो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये मोटर बोट यहाँ था ना पहली बार, तो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आया, तो इसने कितना टाइम लिया, 1+t आवर, है ना। 1 आवर इसको टर्न करने में लगे, और फिर इधर t डिस्टेंस, मतलब t टाइम। तो उसी 1+t आवर में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना। तो अब मैंने हिंट दे दिया है, अब तुम खुद कर पाओगे आई थिंक। तो ये खुद कर लेना, मैंने पूरा हिंट दे दिया है कि क्या करना है तुमको। 1 hour later it turned back, made the raft again at a distance 6 kilometer from point A। टर्न बैक करने के बाद टी टाइम फिर आया और इसने मीट किया, और उस टाइम इंटरवल में इसने रिवर वेलोसिटी के साथ कुछ आगे दूरी तय कर लिया है, ठीक है। तो हिंट दे दिया, अब खुद करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऐसा प्रॉब्लम पिछली क्लास में हुआ था ना, हाँ हुआ था, तो इसको मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बहुत बार यूज होता है ये ट्राइंगल, तो फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। Particle is moving in a circle of radius r centered at O with constant speed v. Calculate the change in velocity in moving from A to B when AOB is 40 डिग्री। तो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर, तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, 40 डिग्री इसने मूव किया, देन यहाँ आ गया। तो इनिशियली जब यहाँ था तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे थी, v थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस मोमेंट पे भी v ही है, लेकिन एट 40 डिग्री एंगल। तो इसको बहुत उपाय है करने के लिए, लेकिन जो शॉर्टेस्ट है मेथड वो है वेक्टर मेथड। तो इनिशियल वेक्टर एंड फाइनल वेक्टर एंड चेंज इन वेक्टर, ये जो 3 वेक्टर होते हैं, इनको यूज करके हम वेक्टर ट्राइंगल बना सकते हैं। तो दिस इज v इनिशियल एंड दिस इज v फाइनल। नाउ v इनिशियल v फाइनल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री होगा। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लो कि जब यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये 40 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 50। अगर ये 50 है, इट इज़ 90 अगेन, तो रिमेनिंग एंगल फिर से 40 हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ इसने 40 एंगल बनाया, तो इनिशियली वेलोसिटी वर्टिकल था, उसके साथ इसने 40 एंगल बनाया। तो इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक ट्राइंगल बनाते हैं, वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल का। अब ये 1000 बार हो चुका है फिजिक्स में आई थिंक। यहाँ से ड्रॉप करना होता है एक परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता है, v है, तो ये बाइसेक्ट हो जाता है एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो 2v साइन 40/2 दैट इज 20 डिग्री ये आता है। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे बहुत आसान प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Two ships A and B are 10 km apart on line running south to north. Ship A further north is streaming west at 20 km per hour and ship B is streaming north at 20 km per hour.
व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब होता है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर हो। आई थिंक मैथ में भी पढ़ चुके हो कि दो कर्व हैं, उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, है ना। उनके जो कॉमन नॉर्मल होता है उन उसी के अलोंग उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। फिजिक्स में भी आई थिंक मॉडर्न में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम कर चुके हो कि दोनों पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे, अगर वो ऐसे रहें कि एक इस लाइन पे है और दूसरा इस लाइन पे, तो ये ऐसे मूव कर जाता है, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो इनमें भी अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, लेकिन उसको देखना कैसे है, उसको देखना है एक के फ्रेम से दूसरे को, तभी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो अगर देखें तो ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये कह रहा है कि शिप ए और शिप बी ये दोनों 10 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। अब शिप ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सॉरी नॉर्थ की तरफ नहीं, शिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, शिप ए and this is ship B. Okay, it is traveling due west at 20 किलोमीटर पर आवर ऐसे, एंड जो शिप B है that is traveling along north at 20 किलोमीटर पर आवर ऐसे। now what is the distance of closest approach। तो आप किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ, किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी याद नहीं वो क्या होता है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, कुछ दिन पहले ही आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स पहले रेड बुल का जो चैनल है उसमें एक वीडियो अपलोड हुआ था, तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक उस पर वीडियो बना दूंगा। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बनाए जा सकते हैं, तो मैंने सोचा था कुछ प्रॉब्लम बनाऊंगा उस वीडियो को लेकर, तो अभी तक नहीं हो पाया। तो वहाँ पे था कि एक ट्रेन है जो कि कंटिन्यूअस मूव करेगा ऐसे पीछे की तरफ, और एक बाईसाइकिलिस्ट है वहाँ पे ट्रेन के ऊपर, वो अपनी साइकिलिंग करेगा। जब आप उसकी दृष्टि से देखोगे तो वो कहेगा कि मैंने बहुत डिस्टेंस मूव किया, लेकिन जो रेड बुल का जो आदमी वीडियो बना रहा था, अगर उसको ठीक से देखोगे उसकी कैमरा से, तो तुम्हें दिखेगा वो साइकिलिस्ट एक ही जगह पर घूम रहा है, वो मूव एक्चुअली कर ही नहीं रहा। तो जिनको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी प्रॉब्लम है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आंखों से देखना, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहें तो आप जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो उनकी आंखों से देखो, तो जो आपको दिखेगा वही उनकी रेफरेंसेस सत्य है, समझ रहे हो ना। तो इतना भी बेसिक्स में मुझे जाना नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया। तो अगर आप वो वीडियो पे एक डिस्कशन चाहते हैं, बहुत सारे WP के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनमें बन सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेन सिलेक्ट किया गया था वो ट्रेन भी बहुत मतलब अजीब था। तो वो ट्रेन भी बना था फिजिक्स के लिए ही, वो ट्रेन का ट्रैक मतलब ट्रेन की जो ट्रैक था ऊपर, उसका डिजाइन भी कुछ ऐसे था। तो साइकिलिस्ट ऐसे आया विथ प्योर रोलिंग ऑफ हिज व्हील्स, उसके बाद उसने यहाँ से एक जंप लिया और फिर से आया। तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे मैं बना सकता हूँ, तो कहोगे तो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट में लिखना अगर चाहिए तो इसमें प्रॉब्लम्स। ओके, तो प्रॉब्लम में लौटते हैं फिर से। तो आप इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाओ, मैंने इसमें बैठ गया मैंने,
तो मैं इसकी आंखों से देख रहा हूँ, तो इसके लिए ये खुद स्थिर होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्थिर कहोगे ना, तो इसके लिए ये स्थिर हो गया। अब इसका कोई वेलोसिटी अब है नहीं, लेकिन ये वेलोसिटी पलट कर लगेगा ए को। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं इतना डिटेल मतलब मैं बताना चाहता तो नहीं, फिर भी निकल जा रहा है, क्या करें। ओके, तो इसको पलट के लगेगा 20 किलोमीटर पर आवर पे, तो एक 45 डिग्री एंगल पे तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसका वैल्यू होगा 20√2। अब in from the frame of reference of this ship B, the trajectory of ship A will be like this। तो ship A इसी लाइन के along मूव करेगा। Now what is the shortest distance? That is the perpendicular distance, this। So this is the shortest distance or the distance of closest approach। अब ट्राइंगल है, सब कुछ गिवन है, खुद निकालो क्या होगा। 5√2 आता है आई थिंक, इसकी वैल्यू निकाल लेना ट्राइंगल से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो लास्ट प्रॉब्लम इस पेज का डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें, a bullet train A starts from rest at t=0 and travels along a straight track with a constant acceleration of 6 meter per second square until it reaches a speed of 80 meter per second। Afterward, it maintains this speed also when t=0. Another bullet train B located 6,000 meter down on a parallel track is traveling towards A at a constant speed of 60 meter per second। Determine the distance traveled by train A when they pass each other। तो डायग्राम बनाओ, प्रॉब्लम पढ़ते ही डायग्राम बनाओ। डायग्राम ही वो हथियार है फिजिक्स में सक्सेस के। तो कोशिश करते हैं फिर से एक अच्छी ट्रेन ढूंढने की। ट्रेन आ जाए, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ओके, एक मिल गया। आया क्या? हाँ आ गया। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। ओके, बहुत अच्छी ट्रेन है, इसको यहाँ रख देते हैं। एंड और एक ट्रेन चाहिए, ये रहा और एक अच्छा ट्रेन। और ट्रेन तो मिल ही नहीं, इससे ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेन है। तो ऐसे विजुअलाइजेशन अपने माइंड पे क्या करो ना, एग्जाम में तो तुम्हें ये सब सुविधा मिलेगी नहीं, तो तुम्हारे पास जो हथियार है वो तुम्हारा माइंड है, तो व्हाई नॉट यूज दैट। तो अपने माइंड की कैपेबिलिटी को यूज करो। तो जो ये ट्रेन है, दिस इज ट्रैवलिंग विद 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर acceleration, and when it reaches a speed of 80 meter per second, suppose here it reaches the speed of 80 meter per second, then it moves with that constant velocity। suppose they meet here, this point they meet। तो ये जो ट्रैक था पूरा, इसकी डिस्टेंस थी 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर पूरा ट्रैक का। अब this train both the train starts from t=0 and this second train moves with a constant speed of 60 meter per second। अब तुम्हें इनकी बीच की determine the distance traveled by the train A when they pass each other, मतलब ये distance तुम्हें निकालना पड़ेगा। नाउ ये distance क्या होगा, इसके लिए हमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो तोड़ दो दोनों डिस्टेंस को। एक तो यहाँ से यहाँ तक जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, दैट इज x, देन दिस दैट इज y,
एंड दिस लेंथ दैट इज z। तो ये सारी लेंथ्स की ज़रूरत होगी हमें। तो जो x है इसको आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन दिया गया है, तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकाल लो कि इसमें ट्रैवल करने में कितना टाइम जाएगा। तो v इक्वल्स टू प्लस 80, u इज 0, v इज 80, a इज 6 एंड t, तो t निकल गया 40/3। तो ये t1 कह लो इसको। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको t1 टाइम लगा। अब x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, सो हाफ 6 t1 स्क्वायर, t1 पुट कर देना, कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से x निकल गया और y वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो y इज कांस्टेंट स्पीड है इसलिए 80 इंटू t2। अब t2 कहाँ से निकालोगे, तो और कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो दूसरी रिलेशन है z के साथ। तो z इज इक्वल्स टू, जब ये t1 प्लस t2 टाइम पे यहाँ पे पहुँचते हैं, t1 प्लस t2 टाइम पे, उसी सेम टाइम पे दिस ट्रेन यहाँ पहुँच जाता है। तो इसका मतलब 60 इंटू t1 प्लस t2। तो ये z की वैल्यू हो गई। एंड और एक रिलेशन है जो हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड इज 6000। तो इनको यूज करना, y t2 t1 हमें मिल गया है, z 3 अननोन है, 3 अननोन 3 इक्वेशंस निकाल लोगे तुम आराम से। इसको कैलकुलेट करना, जो भी आता है वही आंसर होगा, मतलब x प्लस वाई आंसर होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करके जो अननोन टर्म्स है उनको निकाल लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये हमारा 7th पेज का डिस्कशन खत्म होता है। अब जो सेकेंड पेज था, मतलब लास्ट पेज पीडीएफ का, इसमें जो प्रॉब्लम्स थे ये अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स थे, मैं मानता हूँ। मतलब एडवांस तो नहीं, लेकिन मेंस और एडवांस के बीच में ही था ये प्रॉब्लम सारे। तो इनमें थोड़ा डिस्कशन में तो टाइम जाएगा ही। तो शुरू करते हैं। देखो पहला जो प्रॉब्लम 11, अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विद अ वेलोसिटी u। तो ये तो डिस्कशन करने के लायक है नहीं। अब सेकंड प्रॉब्लम जो है, अ मैन वांट्स टू रीच point B on the opposite bank of a river flowing at a speed as shown in the figure. What minimum speed relative to water should the man have so that he can reach point B? In which direction should he swim? तो एक हिंट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये अगर रिवर है, ये डिस्टेंस है, उसको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। मतलब velocity of that man with respect to ground should be in this direction. Velocity of man with respect to the ground should be in this direction. Now I know that velocity of the river is in this direction. This is velocity of the river. And मुझे वो वेक्टर ट्राइंगल भी पता है, वो वेक्टर फॉर्मूला, that velocity of the man with respect to ground equals to velocity of the man with respect to the river plus velocity of the river with respect to the ground. तो ये तो मुझे पता है, तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अलग कलर लेते हैं, दिस वेक्टर, ये और ये, इन दोनों का सम ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब मैंने वेक्टर ट्रायंगल बना दिया। अब कैलकुलेशन तुम करना, कैसे करोगे। तो किसी एक को थीटा मान लो, मैंने यहाँ से इसको थीटा माना। तो थीटा मान के कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करना। ये एंगल तो 45 डिग्री होगा शायद, दिया हुआ है। तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो ऐसे कैलकुलेशन करना।
इसको दिस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना और फिर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा लेकिन तुम कर पाओगे। तुमसे ज़्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा प्रॉब्लम था। तो इसमें भी कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है, फिर भी मैं तुम्हें एक आइडिया जनरलाइज दे देता हूँ क्या करना है तुमको। ये तुम्हारा रिवर है, तो इसका एक अच्छा डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो दिस इज द डिस्टेंस यू वांट टू कवर, दैट इज आई थिंक 1200 मीटर। तो ये डिस्टेंस है तुम्हारा 1200 मीटर। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ऑन दिस डायरेक्शन विथ एंगल ऑफ थीटा विथ दिस लाइन, बीटा कह लो, ठीक है, बीटा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज u एंड दिस इज रिवर वेलोसिटी। इसको मान लो रिवर वेलोसिटी, ठीक है। अब वेक्टर का चैप्टर तो सबको याद ही होगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ क्या था। तो पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ से हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको क्या करना है कि हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, आई थिंक 4 या 5 इक्वेशंस आएंगे, तो उनको सॉल्व करके तुम्हें निकालना है हर एक चीज़। तो जैसे इसको परपेंडिकुलरली ब्रेक कर दो, ऐसे एंड ऐसे, दोनों को ऐसे ब्रेक कर दो तो यहाँ से रिलेशंस मिल जाएंगे। अब ब्रेक करना तुम्हारा काम है, इसको ऐसे ब्रेक करना, जैसे एक दिखा देता हूँ। तो u साइन बीटा, और इधर आया, ये क्या था, ये था रिवर वेलोसिटी जो कि v है। तो v cos अल्फा, v साइन अल्फा, तो दिस इज v साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू दी गई है तो पुट कर देना। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये लाइन के अलोंग चलेगा। तो दिस इज वन कंस्ट्रेंट, u साइन बीटा इज v साइन अल्फा, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिल गया, और इसके अलोंग ब्रेक कर देना। तो u cos बीटा एंड दिस इज v cos अल्फा। तो जो टाइम होगा दैट इज 1200 ओवर दिस वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी u cos बीटा प्लस v cos अल्फा, एंड ये रहा टाइम 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये लौटेगा भी उसी बीटा एंगल के साथ। तो लौटने का भी हम डायग्राम बना देते हैं। तो ऐसे अगर ये लौटता है तो लौटने के समय रिवर वेलोसिटी तो बदलेगा नहीं, वो तो उसी तरफ रहेगा। लेकिन प्रश्न में तुम्हें ये बताया गया है कि जो एंगल बीटा था वो अभी भी एंगल बीटा ही है अभी। तो दिस इज एंगल बीटा एंड दिस इज 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री। तो तुम फिर से वो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। तो ऐसे एंड देन ऐसे होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के बाद अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, फिर से इसको उसी तरीके से ब्रेक करना है परपेंडिकुलरली एंड वर्टिकली, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर एंड इस लाइन के अलोंग ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद फिर से इक्वेशन आएगा। तो इस बार माइनस पे आ जाता है, t2 जो होता है दैट इज ये 1 था, 1200 ओवर u cos बीटा माइनस v cos अल्फा, ऐसा कुछ आता है। तो पुट कर देना, आ जाएगा।
v cos अल्फा या v sin अल्फा ऐसा कुछ आता है। कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं ना, ठीक है। तो v, अच्छा यहाँ पे एंगल देख लेना कौन सा, आई थिंक इट इज 60 डिग्री। सो अगर ये 60 डिग्री है, ये 90, तो दिस इज 30, दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30। तो वो एंगल पुट करके देख लेना क्या क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे अगर अननोन देखें, u एक अननोन, बीटा एक अननोन, v गिवन है, अल्फा गिवन है, t1 एक अननोन, t2 एक अननोन, u एक, ओके u को तो गिन लिया। तो 4 अननोन है। इक्वेशन कितने हैं? 1 2 3। तो लास्ट इक्वेशन कौन सा है? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। यही है ना, इसको ही तो 5 कह रहे थे। तो ये रहा इक्वेशंस, तो इनको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अच्छी खासी कैलकुलेशन इस पे इन्वॉल्व है, तो थोड़ा ध्यान से करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। A man wishes to cross a river of with 120 meter by a motorboat. His rowing speed in still water is 3 meter per second and his maximum walking speed is 1 meter per second. The river flows with a velocity of 4 meter per second. तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, क्योंकि आंसर मैचिंग नहीं भी हो सकता है। तो जो रिवर वेलोसिटी है इसको तुम 4 की जगह 5 कर लो। तो आई थिंक 4 की जगह अगर 5 कर लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर 4 की जगह 5 कर लो, देन फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो अगर तुमने रिवर प्रॉब्लम्स किए थे, रिवर बोट प्रॉब्लम्स 11th में, तो तुम्हें याद होगा एक चीज, अगर तुम्हारे मास्टर ने ठीक से पढ़ाया है तुमको, तो उन्होंने बताया होगा कि u और v मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, इनमें कंडीशन लगती है हर वक्त। तो जैसे अगर ये ग्रेटर देन है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो तुम डायरेक्टली क्रॉस कर पाओगे रिवर को, मतलब ऐसे डायरेक्टली क्रॉस कर पाओगे। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो तुम डायरेक्टली रिवर क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवर की जो फ्लो है वो तुमको खींच ले जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना तुमसे। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को देखो, तो बहुत सारे लोग तो जिनको इस बात का आइडिया नहीं था, वो क्या कह देंगे कि डायरेक्टली ऑपोजिट जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में, इसका मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्टली चले जाएंगे। लेकिन उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? दिस प्रॉब्लम, ये भी एक मतलब जनरल प्रॉब्लम है, और आई थिंक सारी कोर्सेज में ये प्रॉब्लम भी कराया जाता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट। तो ये वो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला प्रॉब्लम है इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे टेक्निक है इसको करने में। तो मैं जो सबसे शॉर्टेस्ट मानता हूँ वो वेक्टर ट्रायंगल है। तो ऐसे रिवर ड्रॉ कर लो, ओके, देन दिस। अब क्या है, रिवर वेलोसिटी, मान लो दिस इज द रिवर वेलोसिटी। अब तुम यहाँ से जंप करोगे, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तुम्हारे वेलोसिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो तुम उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर सकते हो अपनी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को घटाने के लिए। तो उसी डायरेक्शन का हम फायदा उठाएंगे। तो देखो, अगर इसको तुम वेलोसिटी ऑफ द मैन का वेक्टर मानते हो, तो
इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं सकता है, लेकिन इसका एंगल हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑलवेज एक सेमी सर्कल की रेंज में रहेगी। तो ये रहा वो सेमी सर्कल, समझे कि नहीं? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एक रेडियस की तरह ये काम करेगा। तो अब इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब द शॉर्टेस्ट जो ड्रिफ्ट होगा उसको निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं मान लूँ ये सारे वेक्टर्स पॉसिबल डायरेक्शंस है, तो कौन सा डायरेक्शन सबसे शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट तुमको देगा? यहाँ पे कहा गया है तुमको कौन सा पाथ चूज करना है ताकि तुम शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाओ। अब शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखो, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, एंड वी नो दैट देयर सम resultant vector is the velocity of the man with respect to ground। अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो देखो ये कितना दूर जाएगा, और अगर ये है तो और दूर जाएगा, है ना? मतलब तुमको ऐसा वेक्टर चूज करना होगा जो कि तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे। तो मैं इसको घुमाते जा रहा हूँ, तुम देखते जाओ कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। दैट इज द टेंजेंट। जब टेंजेंट बनाओगे इसको, वही डिस्टेंस सबसे छोटी आएगी। लेकिन इसके बाद अगर तुम इसको फिर खींचोगे तो वो तो टच ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो वेक्टर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो वेक्टर ट्रायंगल को बनाए रखते हुए अगर तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो एकमात्र टेंजेंट ही वो पॉसिबल मेथड है। अब अगर टेंजेंट मिल गया तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। सर्किल की सेंटर टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री पे रहता है। अगर ये 90 डिग्री है, इसका वेलोसिटी 5 है, दिस इज 3, तो ये क्या होगा? दूसरी कलर लेने दो। ये क्या होगा? तो इसको 4 कह सकते हैं हम। तो 4, 3 एंड 5। नाउ ये एंगल मुझे चाहिए। if this angle is alpha, so this angle is also alpha. This is my x minimum drift, x minimum, and this is given in the question that it is 120 meter। तो अब x minimum की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से ट्राइंगल से निकाल लो कि tan alpha is equals to 120 over x minimum, and here tan alpha is equals to 3 over 4। so x minimum क्या है? 120 multiplied by 4 over 3। तो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा लिख देना क्या आया। मुझे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना? ओके, तो सेकेंड पार्ट, फाइंड द टाइम विच ही टेक्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अब तुम कर पाओगे क्योंकि वॉकिंग स्पीड भी तुम्हें दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो इसकी सिर्फ मैं जो भाषा है इसको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, बाकी तुम कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है। तो ये एलिवेटर शाफ्ट, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? Ball is thrown vertically upward from the 12-meter level in an elevator shaft with an initial velocity of 18 meter per second. At the same instant, an open platform type elevator। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ इनको क्या होता है ये चीज़ें।
तो जो एलिवेटर शाफ्ट होता है दैट इज दिस थिंग। आया कि नहीं आया? आ गया। रुको थोड़ा, आ गया। ओके, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो ये रहा वो एलिवेटर शाफ्ट। नाउ जो यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म टाइप एलिवेटर कहा गया है, ये क्या होता है ये भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म टाइप एलिवेटर। समझ रहे हो ना, मतलब कुछ घेरा इनमें होता नहीं, ओपन होता है। तो ये था प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। तो ये कहा गया, मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ कि मान लो दिस इज 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा था, उसने क्या किया, एक बॉल को लेकर ऐसे ऊपर फेंक दिया। कितने से? 18 मीटर पर सेकेंड से। एट द सेम इंस्टेंट एन ओपन प्लेटफॉर्म टाइप एलिवेटर पासेस। तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पास कर रहा था यहाँ पे, जो कि था 5 मीटर लेवल पे। तो अगर इसी को मैं ओपन मान लूँ तो दिस इज एट 5 मीटर। नाउ जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। एंड अब you have been asked to find when and where the ball will hit the elevator। तो बॉल ऊपर फेंका गया है, वो जाएगा और फिर लौट के आएगा। लौट के जब आएगा, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, दोनों एक जगह पे कोलाइड करेंगे। आपको वो टाइम एंड कब, मतलब टाइम एंड वेयर, ये दोनों निकालना है। तो आई थिंक नाउ आप ये कर पाओगे। तो आई थिंक अब ये डिस्कशन लायक है नहीं, मैंने सारा कुछ डिटेल्स बता दिया। तो यहाँ से कुछ x दूरी पे मान लेना कि x दूरी पे उनका कोलाइड होगा। तो x माइनस 5 से 12 माइनस एक्स करके डिस्टेंस निकाल के वो तुम कर पाओगे। हमने इतना सारा प्रॉब्लम्स पहले ही कर चुके हैं हम, ऐसे प्रॉब्लम्स। Okay, now question number 16. A swimmer heads directly across a river. Swimming at this relative to still water, he arrives at point 40 meter downstream from the point directly across the river, which is 80 meter wide. What is the speed of the river current? तो ये सेम प्रॉब्लम्स है, हमने पहले भी किया। 17 नहीं बताऊंगा, एक लाइन का प्रॉब्लम है। 18. A swimmer wishes to cross 500 meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to the water is 3 km per hour. तो यहाँ पे फिर से देख लेना कि स्विमर की स्पीड लो है देन द स्पीड ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे फिर से ड्रिफ्ट आएगा। If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river। ये सारे बच्चों वाले प्रॉब्लम्स थे। एंड क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी कुछ था नहीं, फिर भी एक बार डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारा कार्ट, ऐसे था तुम्हारा कार्ट। एंड देन इट इज ऐसे कुछ है अ पाइप जो कि कुछ एंगल पे है। एंगल इज अल्फा मान लो इसको। नाउ द कार्ट मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल पाथ विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड and at what angle alpha to the horizontal should the pipe be placed so that drops of rain falling vertically with a velocity v2। अरे ये तो स्नो वाला प्रॉब्लम्स ही है, वेलोसिटी v2। तो प्रॉब्लम्स सॉरी, जो रेन ड्रॉप्स है
that's are falling in this direction vertically with a velocity of 6 मीटर per second and cart जो है that is moving in this direction with 2 मीटर per second. तुमको क्या निकालना है, वो एंगल निकालना है जिसके साथ रेन ड्रॉप्स अपीयर होंगे फॉल होते हुए फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कार्ट. तो वही वेक्टर बनेगा, वेक्टर ट्राइंगल, ये वेक्टर एंड उनका जो रिजल्टेंट होगा आई थिंक दैट विल बी अलोंग दिस. ठीक किया कि मैंने, मुझे पता नहीं, तुम खुद कर लेना ये. और प्रॉब्लम नंबर जो स्नो वाला था 2 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 and 19 बोथ आर सेम प्रॉब्लम, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. तो यहीं पे रिलेटिव वेलोसिटी का जो था वो डिस्कस खत्म होता है. एंड जो हमने फर्स्ट पीडीएफ दिया था मैंने तुमको काइनेमेटिक्स 1 का, उनमें लगभग थे, कितने प्रॉब्लम्स थे गिने किसी ने? तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं. मैंने कुछ ना कुछ हिंट दिया है हर प्रॉब्लम्स में. तो फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये मेरा डाउट था, मैं अगली डिस्कशन में उसको क्लियर कर दूंगा. एंड जो भी कोर्स को अभी देख रहे हैं या कर रहे हैं तो शेयर कर दो यार, शेयर ही नहीं करते तुम लोग. इतना अच्छा कोर्स है, मतलब यूट्यूब में जहाँ पे तुमको गधा बनाया जा रहा है. ओनली थियरी 25 बार थियोरी पढ़ चुके हैं, घंटा एक प्रॉब्लम लगाना नहीं आता. तो मुझे समझ में नहीं आता ये 25 बार थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या लॉजिक है. फिर भी जनता को उसी वही पसंद है. तो ऐसे प्रॉब्लम के जो कोर्स हैं इनको शेयर करो ताकि अच्छी कंटेंट मिल पाए जनता को. ठीक है, तो बाय. जो NLM 2 था, सॉरी NLM 2 मतलब काइनेमेटिक्स 2 था, उसका पीडीएफ डिस्कस करूंगा मैं. तो प्रॉब्लम सारे अटेम्प्ट करके आना. एंड NLM का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मेरे साइट पे अपलोड हो चुका है, तो उसको अटेम्प्ट करना. और NLM के प्रॉब्लम्स आई थिंक 9 पेजेस है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं. तो अब देखो घंटी तो बज चुकी है, जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल्स आ चुका है, उसका भी मैंने एक हाईलाइटेड पीडीएफ अपलोड कर दिया है मेरे वेबसाइट पे. तो अगर जिनको भी देखना है कि क्या मेन चीज़ें हैं उस पीडीएफ में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, तो वो भी चेक कर सकते हैं. तो अब घंटी बज चुकी है, तो अब आलस्य का कोई फायदा है क्या? अब लेजी बन के क्या करोगे? अब उठ जाओ, जागो. तो अब 2 महीने हैं आई थिंक हाथ में, तो मेहनत करो खूब. और फिर से एक बार दिवाली की सबको शुभकामनाएं. सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे. ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.